हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी चल रही होगी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टैक्स कैंप, इनकम टैक्स के लिए, सीए सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए। जैसे हमने जीएसटी का एक बूस्टर बैच डाला था, वैसे ही एक तरीके से टैक्स कैंप है। टैक्स कैंप नाम इसलिए रखा क्योंकि इसमें सिर्फ हम रिविजनरी लेक्चर मैराथन सिर्फ उतना ही नहीं करेंगे कि हमने टॉपिक रिवाइज कर दिया। रिवीजन तो होगा, उसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो सकते हैं एग्जाम में जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, सेक्शंस आपको लर्न होने चाहिए। भाई सारे सेक्शंस आप लर्न करके नहीं जा पाएंगे एग्जाम में, लेकिन अगर आपको पता चले कि ये चीजें जरूरी हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, तो वो तो एटलीस्ट आप लर्न कर ही सकते हो सेक्शन जिस पे स्कोर अच्छा आता है। उसके बाद हम एग्जाम में अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करें वो डिस्कस करेंगे इस पूरे टैक्स कैंप के दौरान। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको मिलेगा जो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए होगा, और एग्जाम में जो आपको समय मिलता है, जिस समय को आप यूटिलाइज करते हो अपने आंसर देने में, उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, इन सब चीजों को हम टैक्स कैंप में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ये डे 1 है, 9 दिन में हम इसे कवर करेंगे, 9 डेज, या आप ऐसा समझ लो 9 क्लासेस, 9 क्लासेस लगेंगी और पूरा हम इनकम टैक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 की क्लास। डे 1 की क्लास में सर टॉपिक कौन कौन से आज आप कराने जा रहे हो? मैं अपने इंडेक्स से सिक्वेंसली करूंगा, सारी चीजें जो भी इंडेक्स में हमारे हैं वो सब कुछ कवर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट आज मेरा प्रयास रहेगा कि हम बेसिक कंसेप्ट करें, टैक्स रेट करें और डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, ये 3 चीजें कवर करें। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टैक्स कैंप आपके लिए तभी अच्छा बन पाएगा, कारगर बन पाएगा, तभी आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो जब आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही टैक्स कैंप एक बूस्टर का काम करेगा, आपकी पढ़ाई को, है ना, कहते हैं 4 चांद लगा देंगे। कोशिश करूंगा कि आपने जो भी अपनी क्षमता से पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जैसे भी आपकी तैयारी अभी तक हुई है, टैक्स कैंप के बाद उसमें कम से कम 20% की बढ़ोतरी तो होनी चाहिए, एक अंदाजन आपकी पढ़ाई में। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना तो होना चाहिए। जैसे आपने अगर पूरी अच्छे से तैयारी नहीं हुई आपकी, ठीक है, आपने कर लिया है, तो टैक्स कैंप में आपको मदद मिलेगा एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने का, एग्जाम के प्रेजेंटेशन कैसे करें, प्रिपरेशन के कुछ टिप्स देंगे, और एग्जाम में हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें आंसर करने में, ये सब डिस्कस करेंगे। तो समय को ना गंवाते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं। और लाइन बाय लाइन हर चीज का रिवीजन वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने कर रखा है, आपके समय का भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए। आपने तो पढ़ाई की है, पढ़ाई करके ही टैक्स कैंप कर रहे हो आप, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं एक एक लाइन का पूरा रिवीजन करा रहा हूं, उससे बेनिफिट नहीं होगा। बल्कि उसे ही हम अगर सिस्टमैटिक वे से करें, एक स्ट्रैटेजी बनाकर करें कि इस हिस्से में हमें कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिक कंसेप्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, बेसिक कंसेप्ट में हमारे लिए थियरी पार्ट, जो थियोरेटिकल पार्ट एग्जाम में आता है, वो एक छोटा सा हिस्सा 2 नंबर का इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनकम टैक्स के सोर्सेज बताएं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि इनकम टैक्स के सोर्स कितने कितने हैं। फिर इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उसकी जरूरत नहीं है, नॉलेज वाइज ठीक है आपके लिए। सर्कुलर नोटिफिकेशन और केस लॉज, एटलीस्ट आप इसे एक बार देखकर जरूर जाएं। ये अच्छा, ये नोट्स भी अरेंज होगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, नोट्स का भी लिंक दिया रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपने जो भी अपनी पढ़ाई की है, जहां से भी मुझसे पढ़ा है, तो ये सारे नोट्स आपके पास होंगे। और अगर आपने कहीं भी पढ़ाई की है तो सारी पढ़ाई अच्छी है, सारे टीचर जहां से भी आपने पढ़ा है सब कुछ ठीक है। बस इससे आपको इतनी मदद मिल जाएगी कि आपके पास ये नोट्स डायग्राम वाइज मिल जाएंगे, कलरफुल मिल जाएंगे, जिसको आप जल्दी से क्विक रिवीजन में यूज कर सकते हो। तो जो आपके नोट्स आपने बनाए हैं वो अपनी जगह सही है, उससे भी आप पढ़ना चाहोगे तो वो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं।
वो भी नोट्स चलेगा। तो सर्कुलर नोटिफिकेशन और केस लॉस, इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको होनी चाहिए नॉलेज। ये सब थियरी पार्ट्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स को लाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट नंबर 1 इसमें मेंशन करके दिया हुआ है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक, इसमें पॉसिबल हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स लॉ का कैसे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यहां पर हम डायरेक्ट टैक्स के लिए जो बोर्ड हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक में इसका उपयोग किया जा सकता है। इनडायरेक्ट के लिए होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि रियल इनकम क्या है, टैक्सेबल क्या है, ये जरूरी नहीं है। पर्सन एसएससी पॉसिबल है। तो एक थियरी के वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं कि थियरी के वीडियो जो थियरी क्वेश्चन हो सकते हैं। थियरी तो देखो आपको याद करना पड़ेगा जो है, और मैंने उसके क्वेश्चंस आंसर बनाकर दे रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि टैक्स कैम्प के एंड तक कहीं ना कहीं इसको भी फिट करूं। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की परिभाषा, सेक्शन 4 सेक्शन 245 जो इनकम, जिसमें हम देखते हैं कि टोटल इनकम की डेफिनेशन को बताया गया है 245 में। ये सब बेसिक कंसेप्ट के लिए रेलिवेंट था जब आप शुरुआत में पढ़ रहे थे, बट फॉर एग्जाम पर्पस, एग्जाम ओरिएंटेड इस चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम में सैलरी के हेड में 5 हेड्स हैं, तो सैलरी में सेक्शंस के रेंज क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शंस के रेंज क्या है, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हो। आपको ये नॉलेज है ऑलरेडी कि पहले हमें 5 हेड्स कंप्यूट करना पड़ता है, और अंडर द कंप्यूटेशन ऑफ 5 हेड्स सबके अपने नियम है, रूल्स हैं, वो लगाने पड़ते हैं। साथ ही साथ एग्जम्प्टेड इनकम अगर हमें नजर आ जाए तो वहीं एग्जम्प्ट कर देना पड़ता है। उसके बाद हम क्लबिंग प्रोविजन लगाते हैं, उसके बाद सेट ऑफ लगाते हैं। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि पहले क्लबिंग लगता है और फिर सेट ऑफ लगता है। आप कहां फंस सकते हो एग्जाम में, मैं बताता हूं। अगर माइनर बच्चे के पास बिजनेस है, क्वेश्चन में आ जाएगा, माइनर बच्चे के पास बिजनेस है और बिजनेस से लॉस आ रहा है, तो आपको कैसे उसे हैंडल करना है। पहले आप पेरेंट की इनकम में क्लब करोगे, जिनकी इनकम हायर है उनकी इनकम में क्लब करोगे, है ना, और वो जो लॉस है वो लॉस का सेट ऑफ पेरेंट को मिलेगा। तो इसका मतलब आपने पहले क्लबिंग किया और तब सेट ऑफ अप्लाई किया। यही फ्लो यहां पर भी बताया जा रहा है कि पहले क्लबिंग करेंगे, फिर सेट ऑफ करेंगे, और उसके बाद डिडक्शन देंगे, उसके बाद डिडक्शन देंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिडक्शन आपको बाद में देना है। अब उदाहरण लीजिए कहां आप गलती कर सकते हैं एग्जाम में। मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट का ब्याज आ रहा है, माइनर की इनकम है, आपको मालूम है कि 80 टीटीए में सेविंग अकाउंट के ब्याज का 10,000 रुपए डिडक्शन मिल जाता है। अब मान लीजिए माइनर बच्चे के ब्याज सेविंग अकाउंट से आ रहा है 6,000 रुपए, तो क्या आप इस 6,000 में डिडक्शन 80 टीटीए का पहले दे दोगे और उसके बाद क्लबिंग की तरफ जाओगे? नहीं, पहले आप क्लबिंग करोगे। अब माइनर की 6,000 रुपए का ब्याज आ रहा है, 1,500 रुपए सेक्शन 10 क्लॉज 32 में एग्जम्प्टेड है, तो 1,500 वो एग्जम्प्ट करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो पेरेंट में क्लब होगा, पेरेंट की खुद की सेविंग अकाउंट की इनकम होगी, ब्याज होगा। अब उन दोनों ब्याज को मिलाकर आप मैक्सिमम 10,000 80 टीटीए में यूज करोगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई। ये फिर से रेलिवेंट नहीं हो जाता है, ये तो शुरुआत में जब आप स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को, इनकम टैक्स पहली बार सीख रहे होते हैं, तो ये चीजें जरूरी हो जाती हैं कि ये जाने की इनकम टैक्स का एक पूरा ब्रीफिंग क्या है ना। ये जरूर एक बार ये आपको देख लेना चाहिए। आईटीआर में फॉर्म पूछे जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो आईटीआर के जो फॉर्म है वो किसके लिए हैं, एटलीस्ट आप इसे 1 से 2 बार जरूर करिए। आज की क्लास में हम एक छोटा सा आपको आइडिया बताएंगे, एक तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, एक टिप देंगे आपको कि कैसे आप एग्जाम की तैयारी करें, उसमें आपको क्या करना चाहिए और ज्यादा। चलिए, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम आते हैं टैक्स रेट में। अब बताइए, टैक्स रेट में तो आपने महारत हासिल कर रखा होगा, उम्मीद करता हूं, है ना। टैक्स रेट सर हमको पता है। तो इसमें क्या करना है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अगर कोई है आपके एग्जाम के लिए तो वो टैक्स रेट है, क्योंकि टैक्स रेट तो किसी भी क्वेश्चन के साथ वो अटैच करके आपको पूछ सकते हैं, है ना। तो इस पर कमांड बहुत जरूरी है।
सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कमांड हो गया, इसके तैयारी भी मैंने कर रखी है। आपको मैं इसी नोट्स में कुछ क्वेश्चंस दूंगा विद सॉल्यूशन। अगर वो सारे क्वेश्चंस आप कर पाए, आसान से डिफिकल्ट लेवल तक, अंतिम लेवल, अगर वो सारे क्वेश्चंस आप कर पाए तो समझ लीजिएगा टैक्स रेट में फिर आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो आते हैं उस मुद्दे पर आते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं, टैक्स रेट के बारे में कुछ बातें समझा दूं। सर लिखना है क्या हमें? बिल्कुल नहीं, ये सब लिखा हुआ ही है। टैक्स रेट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमें यह पता लगाना कि हमारी जो टीटीआई है उसमें नॉर्मल इनकम कितनी है और स्पेशल इनकम कितनी है। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ाई की है तो घबराइएगा नहीं कि कंफ्यूज हो जाएं कि सर ये ऐसी चीज तो हमने पढ़ी नहीं है। कोई बात नहीं, आपने ये तो पढ़ा होगा कि कुछ ऐसी इनकम है जिस पे फिक्स्ड टैक्स रेट है, जैसे एलटीसीजी पर टैक्स का रेट फिक्स है, लॉटरी इनकम, ब्लैक मनी, इस पर टैक्स का रेट फिक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसके टैक्स रेट फिक्स हैं। तो कुछ तो ऐसी चीज पड़ी है, उसी को हम स्पेशल इनकम बोलते हैं। और जो स्पेशल नहीं होता है उसे नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल की कोई परिभाषा नहीं है, जो स्पेशल नहीं होता है वो नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल इनकम में हमें लगाना होता है स्लैब रेट और स्पेशल इनकम में हमें लगाना होता है फिक्स्ड यानी फ्लैट रेट। फिक्स यानी फ्लैट रेट। अच्छा, तो टीटीआई में सबसे पहला काम आपको नंबर 1 ये करना है कि स्पेशल इनकम अलग कर ले। सर पहले नॉर्मल ना अलग कर ले, नॉर्मल की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, तो नॉर्मल कैसे अलग करोगे आप? पहले स्पेशल अलग कर लो। स्पेशल जब आप अलग कर लोगे तो जो बच जाएगा वो नॉर्मल होगा। तो क्या हम इसकी डेफिनेशन में, इसके फॉर्मूले में टीटीआई माइनस स्पेशल इनकम बराबर नॉर्मल इनकम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सर इतना क्यों करना, हम स्लैब लगा देंगे और स्पेशल इनकम पे फ्लैट लगा देंगे, आप टेंशन ना लो। टेंशन है ना मुझे, क्योंकि अगर आप मेरी पूरी बात ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं तो साधारण क्वेश्चन तो आप कर लोगे लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। अगर मेरी बात ठीक से सुन रहे हो और एज सच फॉलो कर रहे हो तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे, कर ही नहीं लोगे, आसानी से कर लोगे। इसलिए जरूरी है कि आप सुनिए ध्यान से। ओके, तो मैंने क्या बोला साहब कि स्पेशल इनकम को आपको अलग करना है। देखा, मैंने रिवीजन की गति धीमी कर दी, यहां जरूरी है, यहां मुझे गति धीमी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तरीका ऐसा नहीं कि मैं लगातार एक लाइन से फटाफट ये होता है, ऐसा नहीं चलेगा और ऐसे चलने में कोई फायदा भी नहीं है। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज स्किप ना करें, बढ़ाए नहीं, ध्यान से सुने पूरी बात। मेरी मेहनत आपका फायदा तभी बनेगा जब आप खुद चाहोगे। मेरी मेहनत, मेरा फायदा तो बनेगा क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं, रिवीजन लेकर आ रहा हूं तो प्रमोशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, लोग जान रहे हैं, तो मेरा तो फायदा हो रहा है। आपका फायदा क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि आपका फायदा हो रहा है, लेकिन आपका फायदा हो रहा है या नहीं, इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। आज मैंने जितने टॉपिक कराने हैं आपने अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आपकी अपनी जो पर्सनल तैयारी है उसमें भी आपको 1 घंटा देना है। अगली क्लास से पहले, अगली क्लास से पहले 1 घंटे जरूर दीजिए, बाकी आप अपना पढ़ाई करते रहिए। मैंने सिर्फ 1 घंटा मांगा है, 1 आवर, वो जरूर आपको देना है। वो आपकी सेल्फ स्टडी है, बिकॉज सेल्फ स्टडी ही सक्सेस के लिए कीवर्ड है। हम लोगों की जरूरत कहां है? हम लोग सिर्फ आपको मदद करके देते हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो आपकी मदद करते हैं सिर्फ, लेकिन सक्सेस तक पहुंचना आपके हाथ में है सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी जितना कम करेंगे सक्सेस से उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देखने से काम, पर आप यूट्यूब में ही होके ऐसा बोल रहे हो, जो सत्य है वो सच है, उसको हम बदल नहीं सकते। यूट्यूब के वीडियो में आपको बेनिफिट उठाना है, उस पर ही निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया, अभी जो आगे पढ़ाऊंगा, उसका आपको खुद सेल्फ स्टडी करके रिवाइज करना है, वो जरूरी है।
वही काम आएगा। चलिए, हाँ, तो स्पेशल इनकम आपको पहले अलग करना है सर, लेकिन हमको मालूम नहीं ना स्पेशल इनकम कौन कौन से हैं। अरे आपको मालूम है, मैंने बताया ना, जो फ्लैट रेट से टैक्सेबल होते हैं। फिर भी सर हमको बता दो। तो ये रहे आपके स्पेशल इनकम की लिस्ट, मैंने आगे दे रखी है। देखिए ये स्पेशल इनकम और उसके टैक्स रेट। नंबर 1 पर लॉटरी इनकम, नॉट ओनली लॉटरी, बहुत सारी चीजें हैं, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, ब्लैक मनी। नंबर 3 में क्या है, 112A, 111A और 112 की इनकम। अभी इसमें 3 चीजें डाल दी मैंने, 112A, 111A और 112 की इनकम। मैं आपको डायग्राम से इसे सिखाने की कोशिश करूंगा, घबराइए नहीं, ठीक है। अगले नंबर पर आ रहा है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट को बेचकर जो इनकम है वो भी स्पेशल इनकम है। अरे सर ये कहां से आ गया? ये बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर से एक छोटी सी चीज उठाई है, जहां पर फैक्ट्री जो ऐसा गैस प्रोड्यूस करते हैं जिससे एनवायरमेंट खराब होता है, सरकार उनको कहती है कि आप अगर उसको कंट्रोल में रखें तो हम आपको कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, जिसे आप बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। ये कार्बन क्रेडिट सेलेबल होता है। जब भी आप इसे बेचते हो तो इसकी बिजनेस इनकम मानी जाती है, इस पे कोई खर्चा नहीं घटता। ग्रॉस इनकम 10% से टैक्सेबल होता है, ठीक है। नीचे मैंने ये भी लिख दिया सेट ऑफ अलाउड है कि नहीं, इस पे सेट ऑफ अलाउड, लॉस सेट ऑफ अलाउड है, मतलब अगर दूसरे जगह से लॉस आ रहा है तो आप उसको यहां से सेट ऑफ कर सकते हो। ये भी बहुत जरूरी है, अभी बताऊंगा ना मैंने क्यों बोला कि टैक्स रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा कुछ चीज, कुछ चार्ट दिखाऊंगा। ये वाला चार्ट एकदम से मजा आ जाएगा। ये चार्ट अगर कंट्रोल में है आपके तो एक भी क्वेश्चन टैक्स रेट से रिलेटेड टफ से टफ आपका गलत नहीं होगा। इस पर कमांड होना जरूरी है। आएंगे इस पर, वापस आते हैं। तो स्पेशल इनकम यूं तो बच्चों बहुत सारी है, सिर्फ 5 ही नहीं है, बहुत सारी स्पेशल इनकम है, लेकिन इंटरमीडिएट के लेवल पर ये 5 लेकर चलिएगा। 5 में भी जो हम चौथे नंबर पर जा रहे हैं उसमें 3 है, वो भी हम समझ लेंगे, कैपिटल गेन से रिलेटेड है। तो ये रहा हमारा स्पेशल इनकम। अभी दोबारा वापस आते हैं हम इस मुद्दे पर। स्पेशल इनकम को आप टीटीआई से माइनस कर दीजिएगा तो आएगा नॉर्मल इनकम। नॉर्मल पर स्लैब लगाना है और स्पेशल पर फ्लैट। प्रश्न उठता है कि सर हम टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम किस पर टैक्स निकालेंगे, स्पेशल इनकम पर या नॉर्मल इनकम पर? तो मेरी राय मानिए तो सबसे पहले नॉर्मल इनकम पर ही टैक्स निकालिएगा स्लैब रेट से, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। और कंपनी अगर है तो उनका तो फिक्स रेट है, जो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है तो इंडिविजुअल एचयूएफ है, वहां पर स्लैब रेट लगेगा। ओके, पहले आप नॉर्मल इनकम पर टैक्स निकालिएगा स्लैब रेट से, उसके बाद ही स्पेशल इनकम पर टैक्स निकालिएगा। इससे क्या होगा मैं समझाता हूं। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2,90,000। अभी मैं स्पेशल स्लैब की बात नहीं कर रहा, 115 बैक बीएससी की बात नहीं कर रहा। 115 बीएससी आएगा तो वो क्या करते हैं, जस्ट आपका स्लैब चेंज कर देते हैं विद कुछ आपके बेनिफिट्स डिनाई करके, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने पास। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 290 मान लीजिए, और एलटीसीजी आपका आ रहा है 5 लाख। ये साधारण एलटीसीजी है जिस पर 20% टैक्स रेट होता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि टीटीआई आपकी मान लेते हैं, इन्हीं को जोड़ लीजिए, 7,90,000 की टीटीआई है। आपसे कहा जा रहा है टैक्स निकालो। तो मैंने आपसे कहा कि ये स्पेशल इनकम है, ये नॉर्मल इनकम है, और पहले आपको स्पेशल पर टैक्स निकालना चाहिए, यही कहा ना मैंने। अब स्पेशल पर जब आप टैक्स पहले मैंने क्या बोला, माफ कीजिएगा, हाँ, पहले नॉर्मल पर टैक्स निकालना चाहिए, यही कहा ना मैंने। नॉर्मल पर टैक्स निकालेंगे तो स्लैब रेट कितना आ जाएगा, 2,90,000 पर। मान लीजिए 2.5 लाख की लिमिट है तो 40,000 पर 5% आ गया 2,000, और इसके ऊपर आप टैक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा 20%, 1 लाख। तो आंसर आ गया 1,02,000। इसके ऊपर आप सरचार्ज लग नहीं रहा, हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसे 90,000 करके इसको 7 लाख कर दूं, बाकी सब फिगर सेम रहने दूं, टीटीआई तो मेरी अभी भी 7,90,000 है। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। आपको मैंने कहा पहले नॉर्मल इनकम पर टैक्स निकालने, तो जब आप टैक्स निकालोगे नॉर्मल इनकम पर तो वो टैक्स आ जाएगा 0। तो बात खत्म हो गई क्या सर? अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास स्पेशल इनकम है 7 लाख, उसके ऊपर 20% हम निकाल के
1,40,000 कर देते हैं, इसमें हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़कर आंसर कर देते हैं। ये गलत हो गया आंसर। पक्का गलत है सर? नहीं, पक्का तो मैं नहीं बोल सकता है, मतलब गलत है तो गलत है ना सर। गलत है कि सही है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? खुद कंफर्म नहीं हो गया? नहीं, मैं तो कंफर्म हूं, लेकिन ये आंसर गलत हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है समझिएगा, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, याद आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब भी आपके पास नॉर्मल इनकम जो स्लैब से टैक्सेबल होता है, जिसमें एमईएल का उपयोग करते हैं, स्लैब में ही एमईएल का उपयोग होता है। अब ये क्या बला है सर एमईएल? मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट यार, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। 2.5 लाख ना, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, हाँ जी वही कह रहा हूं। तो जब जब आप नॉर्मल इनकम पर टैक्स निकालते हो स्लैब रेट से, जो एमईएल जिसके अंदर यूज होता है, अगर एमईएल तक आपने नॉर्मल इनकम यूज नहीं किया, जैसे यहां 90,000 है आपकी नॉर्मल इनकम, एमईएल है 2.5 लाख, तो आपने एमईएल का टोटल बेनिफिट नहीं उठाया। 1,60,000 और अगर आपकी नॉर्मल इनकम होती तो भी टैक्स जीरो ही होता। ये 1,60 क्या है? अनएब्सॉर्ब्ड बेनिफिट ऑफ एमईएल। एमईएल का अनएब्सॉर्ब बेनिफिट, जो आप एब्सॉर्ब नहीं कर पाए, इस बेनिफिट को लॉ मेकर सरकार आपको स्पेशल इनकम से देने को तैयार है। मतलब 7 लाख पे तो वैसे 20% ही टैक्स बनना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पर नॉर्मल इनकम एमईएल से कम होने की दशा में एमईएल पूरा आप एब्सॉर्ब नहीं कर पाए, बेनिफिट अनयूटिलाइज्ड रह गया, उसका उपयोग आपको स्पेशल इनकम से दिया जा रहा है। यह सरकार आपको देती है, लेकिन लेकिन बड़ा सा है, और इस बड़े से लेकिन में चक्रव्यूह में अगर आप फंस गए, उलझ गए, तो गए काम से। तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। सरकार कहती है एमईएल जो बच जाए नॉर्मल से, नॉर्मल में पहले यूज होगा, बच जाए तो स्पेशल में यूज कर सकते हो, लेकिन आप कौन होने चाहिए? रेसिडेंट। क्वेश्चन तो एनआर का है सर, एनआर का क्वेश्चन है, तो फिर ये जो पहले आपने 7 लाख पे टैक्स निकाला था ना 20%, वही सही था। दैट वाज करेक्ट आंसर। रेजिडेंट होने चाहिए, और स्पेशल इनकम में सिर्फ हम एलटीसीजी और एसटीसीजी 111A, एलटीसीजी 112A और 112, सिर्फ इनको ही बेनिफिट देंगे। मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर मैं रेजिडेंट हूं लेकिन ये लॉटरी इनकम है, तो सीधा 30% टैक्स है, ये 1,60,000 यहां पर एब्सॉर्ब नहीं होगा। ब्लैक मनी है, लॉटरी इनकम है, दूसरी इनकम है, स्पेशल है, तो वो एडजस्ट नहीं होगा। क्या एडजस्ट हो सकता है? सिर्फ 112A, 111A और 112 सेक्शन, और वो भी तब जब मैं कौन हूं? रेसिडेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बातें आपको कहां दिखेंगी। ये देखिए यहां पर एमईएल का मतलब समझा दिया। एमईएल फर्स्ट अलाउड फ्रॉम नॉर्मल इनकम, पहले तो नॉर्मल इनकम से यूज करोगे, चाहे आप आर हो या एनआर हो। एमईएल तो सबको दे रहे हैं ना, 2.5 लाख तो सबको देते हैं। बैलेंस एमईएल अगर बच जाए नॉर्मल इनकम से, विल बी अलाउड फ्रॉम स्पेशल इनकम, एलटीसीजी और एसटीसीजी, ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट, सिर्फ इन केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक, अच्छा ये वाले हिस्से जो हैं ये तो चलो ठीक है, ओके। अब यहां देखिए, मैंने यहां सेक्शन लिख दिया है, यहां मैंने स्पेशल इनकम के नाम लिख दिए, रेट भी लिख दिया स्पेशल इनकम। अब स्पेशल इनकम निकालते समय क्या उसके खर्चे घटते हैं, वो मैंने यहां लिख दिया है। 3 जगह पर नॉट अलाउड है। और सर ये वीडीए क्या है? अरे वही वर्चुअल डिजिटल एसेट, बिटकॉइन। बिटकॉइन को बेचोगे ना तो उसके कॉस्ट अलाउड हैं, और उसके ऊपर जो बच जाएगा, जैसे बिटकॉइन खरीदा है 6 लाख में, बेच रहे हो 7 लाख में, तो 1 लाख के लाभ पर 30% का फ्लैट टैक्स है बिटकॉइन। अच्छा, खर्चे अलाउड हैं, ये 3 जगह पर नहीं अलाउड है। सेट ऑफ लॉसेज, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास स्पेशल इनकम है पॉजिटिव, दूसरे हेड से लॉस आ रहा है, तो वो लॉस मुझसे एडजस्ट होगा या नहीं? यहां आंसर है यस 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 यस, और यहां पर है नो, और इसमें भी है नो। ये बहुत समझने वाली बात है भाई, मेरे पास दूसरे हेड में लॉस है और इनकम ये वाली है, तो इस इनकम से हम दूसरे लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते।
बाकी स्पेशल इनकम से दूसरे हेड के लॉस एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन सेट ऑफ के रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। भाई सेट ऑफ का रूल तो आपको अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा ना। चैप्टर 6 से यानी 80C से 80U का डिडक्शन किसी भी स्पेशल इनकम को नहीं मिलता एक्सेप्ट वन। एक ही स्पेशल इनकम है जिसको चैप्टर 6 से का डिडक्शन मिलता है, और वो आपको फाइनल में पढ़ना है। सीए फाइनल, सीएमए फाइनल में पढ़ना है वो चीज जो मैंने गलती से यहां दे दी है, तो इसे आप भूल जाएं, ये आपके काम की बात नहीं है। ये रह गया, मुझे हटाना पड़ेगा, इसे हटाना रह गया, ये आपके काम की चीज नहीं है। तो आप तो बस ऐसा जान लो कि जी स्पेशल इनकम से डिडक्शन नहीं मिलता 80C to 80U। इसका भी प्रभाव एग्जाम में आपकी गलती आपको करवा सकता है। बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 90,000, LTCG आ रहा है 5 लाख। अब आपकी इच्छा हो रही है कि आपकी GTI कितनी हो गई, 5,90,000। अब सपोज कीजिए आपने 80C में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2 लाख तक, तो आप तो जानते हो कि आपको 80C 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपने 1.5 लाख रुपए 80C घटा दिया तो हो गया जय श्री राम, गड़बड़ हो गया सब। हाँ, तो गड़बड़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना गड़बड़? क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट है। आपके पास खाने के लिए, डिडक्शन को खाने के लिए जो पेट चाहिए वो नॉर्मल इनकम का पेट चाहिए। तो आपके पेट का साइज 90,000 है, डिडक्शन 1.5 लाख खाना चाह रहे हैं सर, तो LTCG भी तो है, लेकिन उससे तो अलाउड ही नहीं है ना बॉस। देखो ना क्या लिख दिया, डिडक्शंस तो अलाउड ही नहीं होता स्पेशल इनकम को। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या 90,000 माइनस करेंगे, बस सिर्फ 90,000 माइनस करेंगे और 5 लाख ही हमारी TTI आ जाएगी। ओके, MEL का जो बैलेंस है ये कब होगा? जब नॉर्मल इनकम MEL से कम होगा। तो आपका MEL यानी वही मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, उसका बैलेंस बच जाएगा, अनएब्सॉर्ब अमाउंट बच जाएगा। क्या वो अनएब्सॉर्ब अमाउंट स्पेशल इनकम से अलाउड है? आंसर है यस 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 यस, और यहां आंसर है नो 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 नो। और यस है ना, उसमें भी स्टार लगा है। स्टार इसलिए लगा है क्योंकि यस सिर्फ रेजिडेंट के लिए है, अगर NR है तो फिर नो ही समझिए। आइए अब आपको मैं पहले नॉर्मल इनकम में बता दूं थोड़ी सी चीज। नॉर्मल इनकम में इंडिविजुअल HUF के लिए स्लैब लगाते हैं, और ये वो स्लैब है जो 2.5 लाख तक 0, 5 लाख तक 5%, फिर 10 लाख तक, फिर 10 लाख के ऊपर। ये वही जो आप जानते हो नॉर्मल वाला स्लैब। या स्लैब 115 BAC ऑप्शन टू द SSC, ये वाला स्लैब यहीं पर उपयोग किया जाएगा। या तो फाइनेंस एक्ट से जो स्लैब बताया गया है, जो आप पहले जमाने से पढ़ते आ रहे हो, वो वाला स्लैब, नहीं जो नया 115 BAC का स्लैब है वो भी दिखा देता हूं मैं क्या है, या तो वो अप्लाई करो। दोनों में से जो भी आप पर ऑप्शन है। सर एग्जाम का बताओ ना सर, एग्जाम में कौन सा करना है? देखो बेटा, एग्जाम में तो हमें यही करना है जब तक कि एग्जामिनर आपसे ये ना कहे कि SSC ने 115 BAC ऑप्ट किया है। भाई 115 BAC ऑप्ट किया है तो स्लैब चेंज कर दीजिएगा, और उसके कुछ बेनिफिट्स डिनाई करने हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए आप? अच्छा, या एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि आप 115 BAC से भी निकालकर आंसर करके बताओ, और बताओ SSC को कि उसे कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, 115 BAC ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, एडवाइजेबल क्या है। तब आपको 115 BAC का ही उपयोग करेंगे आप। 115 BAC और नॉर्मल में से जो भी बेनिफिशियल होगा दोनों करके देखना पड़ेगा। अदरवाइज जनरल वे में आप नॉर्मल स्लैब ही लगाओगे। आगे AOP थोड़ा सा जस्ट आपको देखकर जाना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट का पार्ट नहीं है, फाइनल का पार्ट है। डोमेस्टिक कंपनी कभी कभी MCQ आ जाता है, इसलिए 30%, 25%, 2 ऑप्शन है। सर 2 कैसे? भाई 4 करोड़ तक इस साल अगर टर्नओवर है उनका तो 25 है, नहीं तो 30% है। और ये कंपनियों के जैसे कि हमें 115 BAC का मिला है ना, कुछ बेनिफिट्स डिनाई करने के बाद आपको सस्ता रेट, वैसे कंपनियों को भी मिला है। इग्नोर इट फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम, इग्नोर इट। जस्ट आपको ये देखना है 30 और 25%।
फॉरेन कंपनी चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो 40% टैक्स रेट है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देगा कि फॉरेन कंपनी एक रेजिडेंट है तो बताओ क्या टैक्स रेट लगेगा। टैक्स रेट 40 ही लगेगा। सर ये नॉर्मल इनकम बोल रहे हो या स्पेशल? नॉर्मल। हम अभी नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट जान रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म LLP 30%, लोकल अथॉरिटी 30%, कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्लैब फिर से मिल जाता है, लेकिन इस स्लैब में MEL नहीं मिलता। MEL है ही नहीं, सीधा 10,000 तक, शुरुआत के 10,000 तक 10%, फिर 20, फिर 30। उनको भी हालांकि ऑप्शन मिलता है, बट नॉट फॉर योर एग्जाम, इग्नोर इट। इंडिविजुअल HUF स्लैब रेट फाइनेंस एक्ट वाला चलेगा, जिसमें ये रहा MEL पर ध्यान रखिएगा। 3 लाख की छूट तभी देंगे जब 60 साल या उससे ज्यादा का रेजिडेंट हो। 5 लाख के लिए 80 साल या उससे ज्यादा का रेजिडेंट हो, अदरवाइज 2.5 लाख की लिमिट है। सर्कुलर, ये आपने बड़ा सुन रखा होगा कि 1 अप्रैल को जो पैदा होते हैं वो 31 मार्च को ही उनका वर्षगांठ हो जाता है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप यहां पर इसको अपने नॉलेज को टेस्ट कर लीजिए। मिस्टर ABCD ये चारों डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इन चारों की MEL आपको देखनी है। MEL आप चेक करिए, अगर आप इसमें कामयाब हैं दैट इज ओके, कंफ्यूजन है तो दोबारा से दिमाग लगाइए, लगाना पड़ेगा। अच्छा आइए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। सर यहां कैमल रेस आता है क्या? बिल्कुल आता है, इंक्लूडिंग हॉर्स रेस है तो दूसरे रेस भी आ गए। कार्ड गेम, अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट फॉर्म और गैम्बलिंग, बेटिंग एक्सेट्रा। गेम शोज, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मोड, KBC, डांस इंडिया डांस, बिग बॉस, ये सब इसी के अंदर आता है। टैक्स रेट क्या है? 30%। ये इनकम किसी भी सूरत में सिर्फ और सिर्फ IFOS बनेगा, ये और कुछ नहीं बन सकता। 58 सबसेक्शन 4 में लिखा है कि हम इस इनकम के अगेंस्ट कोई खर्चा, कोई लॉस, कोई MEL का बेनिफिट नहीं देंगे। ब्लैक मनी किसको कहते हैं? अनडिस्क्लोज्ड या अनएक्सप्लेन, अनडिस्क्लोज्ड या अनएक्सप्लेन मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, कैश क्रेडिट। एक्सपेंडिचर से मुझे याद आया, एक 10 ईयर का बढ़िया क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में फर्दर, कि एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को 20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देता है कैश में, जिसको बुक्स में वो रिकॉर्ड नहीं करता। तो यहां पर क्या दिक्कत है कि 20,000 पर मंथ के हिसाब से उस एम्प्लॉयर ने 2,40,000 दे दिया एक एम्प्लॉय को और उसको रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये खर्चा किया है उसने, लेकिन ये अनडिस्क्लोज्ड है। और ये 2.5 लाख 2,40,000 का एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है, दैट विल बिकम ब्लैक मनी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर, बिकॉज सिर्फ इनकम ही ब्लैक नहीं होता, खर्चा भी करके अगर आपने हाइड कर दिया तो वो ब्लैक बन जाता है। और इसे इनकम मान लिया जाएगा एम्प्लॉयर का, और इस इनकम पर एम्प्लॉयर को टैक्स देना पड़ेगा 60%। सरचार्ज 25% इज कंपल्सरी एप्लीकेबल फॉर ब्लैक मनी, ये तो आप जानते ही होंगे। और फिर इस सेक्शन में लिखा है कि हम कोई खर्चा, डिडक्शन, सेट ऑफ MEL अलाउड इसके अगेंस्ट नहीं करें। सर एक कंफ्यूजन है, यहां पर एम्प्लॉय के हाथ में भी ब्लैक मनी बन जाएगा क्या? वो तो एम्प्लॉय पर निर्भर है, हो सकता है वो उसे ITR में शो कर दे तो ठीक है, नहीं शो करे तो ब्लैक मनी उसके लिए भी बन जाएगा। यहां आइए, लिस्टेड इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट। बिजनेस ट्रस्ट आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, कोर्स का पार्ट नहीं है, फाइनल में है, फिर भी इन तीनों के लिए, और मैंने ब्रैकेट में ना इसके पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लिखे हुए हैं कैपिटल गेन के पर्पस से, कि कब ये लॉन्ग टर्म होगा, कब ये शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप चेक कर लो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है तो इसमें हम 10% टैक्स लगाते हैं 1 लाख से ऊपर की रकम पे। 1,40,000 अगर इनकम आ रही है तो 1 लाख छोड़ दो, 40,000 पर 10%। शॉर्ट टर्म आ रहा है तो फ्लैट पूरे अमाउंट पे 15%। ओके, यहां पर लिखा हुआ है कि 112A और 111A अप्लीकेबल तभी होगा जब STT पे किया जाए, STT पे किया जाए इक्विटी शेयर के केस में खरीदते और बेचते समय, म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट के केस में बेचते समय। यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, इक्विटी शेयर के केस में STT जो पे करना अनिवार्य है अगर आपका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जहां पर शेयर खरीद बेच आप कर रहे हो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है, तो बिना STT
वहां फिर एसटीटी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद यह सेक्शन एप्लीकेबल रहेगा। आइए जरा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की परिभाषा है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे। कैपिटल गेन मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अगर 111A में आ रहा है, 111A में वही अभी जो हमने डिस्कस किया तो 15%। दूसरा है तो ये एनआई है, एनआई मतलब नॉर्मल इनकम, जैसे बिल्डिंग पर है, ज्वेलरी पर है, जमीन पर है, शॉर्ट टर्म आ रहा है, नॉर्मल इनकम है। डेप्रेशिएबल एसेट्स जब आप बेचते हो तो शॉर्ट टर्म आ जाता है, नॉर्मल इनकम है। एलटीसीजी अगर 112A में कवर्ड है तो 10% का टैक्स है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। अगर अनलिस्टेड इक्विटी है, एनआर ने और फॉरेन कंपनी ने होल्ड कर रखा है, तो उस पर 10% टैक्स है विदाउट इंडेक्सेशन। और अदर एसेट्स अगर है तो उस पर 20% टैक्स है। फिर से समझ लीजिए, ये चार्ट देखने में बड़ा सरल लग रहा है लेकिन बड़ा कठिन और उलझा हुआ है, इसको समझिएगा। पहले तो एलटीसीजी में आप 112A अलग कर दीजिएगा, जिसकी आप अच्छी तरह पहचान जानते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी है, नॉन रेजिडेंट ने रखा हुआ है, उसे बेचकर लॉन्ग टर्म आया तो 10% टैक्स है। दूसरे एसेट्स पर एलटीसीजी पर 20% टैक्स है। तो एटलीस्ट पहले तो आप ये इसको भूल जाओ, इस बात को 1 मिनट के लिए भूल जाओ और ऐसे समझो, पहले तो ऐसे समझो, ठीक है। अब क्या है कि जो ये और ये वाला हिस्सा है, इस पर टैक्स रेट आपको कम दिख रहा है 10%, तो यहां हम इंडेक्सेशन नहीं देते आपको, विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। और अदर एसेट्स पर इंडेक्सेशन ले लीजिए, 20% कैलकुलेट होगा। अब यहां पर देखिए, अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटी है और वो यहां आ रहा है किसी वजह से, वैसे तो आता नहीं है क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटी 112A में ही आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से यहां आ रहा है, जैसे एसटीटी नहीं पे किया अदर रीजन से, या ZCB यानी जीरो कूपन बॉन्ड यहां आ रहा है, तो यहां आपको चॉइस मिल जाएगा, बिना इंडेक्सेशन के 20% टैक्स है, इंडेक्सेशन के साथ इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स है, बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको मैं समझाऊं तो इसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मानकर मत जाइएगा। होता क्या है बच्चों, जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ लेते हो और उसे समझ लेते हो तो मन के अंदर आपके एक वहम बैठ जाता है कि भाई यही आएगा एग्जाम में। तो ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है वो जरूर एग्जामिनर पूछेगा, नॉट नेसेसरी। कभी कभी सिंपल और सरल कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। तो ये फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इसके पीछे कैसे क्या बता सकते हो आप क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो यहां पर बहुत कम सिचुएशन ऐसे आएंगे जहां पर, यहां पर कौन से लिस्टेड सिक्योरिटी आएंगे, डिबेंचर्स वगैरह, बॉन्ड वगैरह आएंगे यहां पर। अब डिबेंचर बॉन्ड में हम अगर ये बोले कि आपको इंडेक्सेशन कर लो चाहो तो इंडेक्सेशन अगर लेते हो तो 20% टैक्स है, नहीं लोगे इंडेक्सेशन 10% टैक्स है। तो आप ये सुन के हंसोगे कि सर डिबेंचर बॉन्ड पे तो कैपिटल गेन चैप्टर में हमने पढ़ा है इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। जब इंडेक्सेशन होता ही नहीं है तो खामखा परेशान कर रहे हो, जब होता ही नहीं है तो काय का 20%, फिर तो 10 ही आएगा। तो इसलिए ये जो बॉक्स मैंने कहा, जिसको मैंने काट रखा है, उसको ना पढ़ो तो भी चलेगा। कार्बन क्रेडिट पे मैंने बता दिया आपको, पहले ही बता दिया कार्बन क्रेडिट पे, ये चार्ट आपको समझा दिया। अब आइए सरचार्ज। सर सुना है सरचार्ज बड़ा टफ है। हाँ सही सुना है आपने, सरचार्ज टफ है। क्यों टफ है? एक तो साधारण सरचार्ज है, उसमें भी रेंज बना दिया, 50 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर, 5 करोड़ के ऊपर। और उसके बाद ये टफ इसलिए भी हो जाता है कि कुछ ऐसी इनकम है लाइक अ ब्लैक मनी, जहां पर ऊपर ऊपर नहीं सीधा 25% तो है ही सरचार्ज। और तब आता है हमारे पास एक और मुसीबत वाली चीज, कंसेशनल इनकम। कंसेशनल इनकम सरचार्ज जिस पर कंसेशन से सरकार देती है, और वो क्या है कंसेशनल इनकम? डिविडेंड 112A, 111A। ये एक बड़ी मुसीबत। घबराइए नहीं,
इस मुसीबत का हल है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप क्वेश्चन सामने रख दीजिएगा, मन को शांत रखिएगा और अपने क्वेश्चन को ABCDE इसमें वो कहां फॉल कर रहा है वहां बैठाने की कोशिश कीजिए। एक बार आपने वहां बैठा दिया कि यहां ABCD यहां फॉल कर रहा है, निश्चिंत हो जाइए, आपको टेंशन नहीं होगी। दरअसल में कंसेशनल सरचार्ज इनकम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहा डिविडेंड जो कभी भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है, LTCG 112A, STCG 111A, ये उन्होंने कंसेशनल सरचार्ज इनकम बताया। अब कंसेशनल सरचार्ज इनकम के ऊपर सरकार ने श्योरिटी दी कि हम 15% से ज्यादा आप पे टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। ये श्योरिटी दे दी, सरचार्ज 15% ज्यादा टैक्स नहीं, सरचार्ज हम नहीं लगाएंगे। ओके, तो कैसे श्योरिटी उसके लिए बननी चाहिए? तो कह रहे हैं कि अगर देखिए स्पेशल कंसेशनल सरचार्ज इनकम की बात भूल जाइए, आपकी TTI 50 लाख तक ही है तो सरचार्ज 0 है। 50 से ऊपर है, 1 करोड़ के नीचे है 10%, 50 से ऊपर 1 करोड़ के नीचे 10%, 1 करोड़ के ऊपर है 15%, 2 करोड़ के ऊपर जाते ही 15 से ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी TTI इस इनकम को छोड़कर बिना इस इनकम के 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% सरचार्ज। लेकिन ये जो 25% सरचार्ज है वो सरचार्ज आप लगाएंगे कंसेशनल सरचार्ज इनकम के बगैर जो दूसरी इनकम है उसके बेसिक टैक्स पर, और कंसेशनल सरचार्ज इनकम पर तो 15% ही लगेगा। इसलिए मैंने यहां स्टार लगा के नीचे लिखा हुआ है। अगर 112A 111A को छोड़कर दूसरी इनकम आपकी 5 करोड़ के ऊपर चली गई तो 37% आपका सरचार्ज आएगा दूसरी इनकम के बेसिक टैक्स पर। और ये जो 3 इनकम आपको मैं बता रहा हूं CSI वाली, उस पर तो 15% ही सरचार्ज आएगा। तो इनकम पे डायरेक्ट सरचार्ज तो लगता नहीं है, इनकम पे पहले टैक्स निकालते हो, टैक्स के ऊपर सरचार्ज निकालते हो। और अगर आप इसको मिलाकर आपकी 2 करोड़ के ऊपर इनकम आ रही हो और केस C और D में लाई नहीं कर रहा, फॉल नहीं कर रहा, तो 15% फ्लैट सभी के ऊपर सरचार्ज लगा दीजिएगा। ब्लैक मनी में सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी इनकम अगर 15,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, ब्लैक मनी के टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज है। सर ये सब आप बोल रहे हो, हम रिवाइज भी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आई ना बात वही कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से बात नहीं बनेगी, सेल्फ स्टडी जरूरी है। आज क्लास के बाद आप इस नोट्स का उपयोग करके खुद से पढ़िए, थोड़ी चिंतन करें, चीजों को देखें, समझें, यहां थॉट डेवलप करें अपनी। और मैंने आपको क्वेश्चन विद आंसर दिया हुआ है, अभी दिखाऊंगा, उस पर कमांड कर ले। अगर वो क्वेश्चन आंसर आपने कर लिया, वो सब इसी से रिलेटेड है जो आज मैं बता रहा हूं, बस समझ लीजिएगा टैक्स रेट पर आपका प्रॉपर कमांड हो गया। ओके, यहां देखिए मैंने दे रखा है कंसेशनल सरचार्ज इनकम कौन कौन सी हैं, एक एक पॉइंट्स हमने कवर कर रखा है। ए जो ऊपर बताया था वो ये है, बी ये है, सी में अगर आप आ रहे हो तो कैसे सरचार्ज, जो अभी मैंने बोला कि सरचार्ज आप लगाना बेसिक टैक्स का 25, लेकिन कंसेशनल वाले पर 15 ही लगाना, तो ये बात लिखी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और इन लोगों के लिए सरचार्ज, मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है, MCQ फिलिंग द ब्लैंक, वहीं पर इसकी उपयोगिता है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनते। रिबेट बहुत जरूरी है, मालूम होना चाहिए। TTI 5 लाख तक पहली शर्त, चलिए यहां पहली शर्त रेजिडेंट, दूसरी शर्त TTI 5 लाख तक, पहली शर्त रेजिडेंट, दूसरी शर्त चलिए और चेंज करते हैं, दूसरी शर्त इंडिविजुअल, तीसरी शर्त TTI 5 लाख तक। तो आप रिबेट दे दीजिए। रिबेट देते समय बेसिक और 12,500 विच एवर इज लोअर लीजिए, लेकिन बेसिक में इसका बेसिक मत लीजिए, इसको रिबेट नहीं मिलता। इस पर भी मैंने क्वेश्चन दिया है, मतलब जितने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो सकते हैं उन सब पे मैंने क्वेश्चन विद आंसर दे रखा है, आपको अभी दिखेगा, और वो जरूर आपको करना है, वो बहुत जरूर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है,
ओके सर, इस पर लेकिन थोड़ा सा और समझा देते हैं। जैसे LTCG 112A वाला 1,40,000, हाउस प्रॉपर्टी आपकी है मान लेते हैं 3,50,000, 490 की आपकी इनकम है और डिडक्शंस वगैरह नहीं है। अब आप टैक्स निकालिएगा तो पहले नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालिएगा। नॉर्मल इनकम 350 है तो 250 माइनस कर दीजिए, 1,00,000 पे 5,000 रुपये आ गया। और स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालिएगा तो वो 4,000 रुपये आ गया। भाई 1,00,000 हटा दीजिए 40,000 का 10%, 4,000, तो बेसिक टैक्स आपका बन गया 9,000। अब अगर यहां पर ध्यान ना दे उस कंसेप्ट का जिस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप तो 87A का रिबेट 9,000 दे देंगे ना, 12,500 तक तो मिलता है, तो 9,000 आप दे दोगे। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, चलो वो तो ठीक है, उस पर ध्यान मत लगाओ, वो ठीक है। लेकिन ये 9,000 होगा नहीं, क्योंकि आपको जो 87A का रिबेट कैलकुलेट करना है उसमें आपको लेना है बेसिक टैक्स और 12,500 की मैक्सिमम लिमिट। बेसिक टैक्स में इसका जो बेसिक टैक्स है वो नहीं लेना, तो इसका अगर बेसिक टैक्स हटा दीजिएगा तब 5,000 ही तो बचा आपके पास, तो 5,000 का ही रिबेट आएगा। ठीक है, अब आइए 115 BAC। देखिए 115 BAC में आपको रटना तो पड़ेगा, और ये हमेशा ही मैंने कहा है अपने स्टूडेंट को भी जब मैं पढ़ा रहा था, तो टैक्स रेट के साथ इसको पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, मजा नहीं आएगा। आज तो हम टैक्स रेट के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पहली शर्त रख दी कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, अदरवाइज टैक्स रेट के साथ ये पढ़ने जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें सैलरी की चर्चा, हाउस प्रॉपर्टी की चर्चा, PGBP की चर्चा, तो इसे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो लास्ट का चैप्टर है वहां पढ़ना चाहिए रेगुलर क्लास में। कोई बात नहीं, अब तो आपने सब पढ़ रखा है, तो हम आ जाते हैं। रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा सर? पहले तो इसका स्लैब रट लीजिए। कोई ट्रिक है आपके पास? जो कि ट्रिक इसमें है ही, 2.5 लाख बढ़ाते जा रहे हैं और 5% बढ़ाते जा रहे हैं, तो ट्रिक ही समझ लीजिए, या वहीं पर आप इसको डेवलप कर लीजिएगा। 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख तक जीरो, फिर 2.5 बढ़ाते जाइए और 5% बढ़ाते जाइए, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो हो जाएगा ये आपसे। लेकिन अगर आपने इस स्लैब को टच किया, वैसे स्लैब कहां टच करना है, स्पेशल इनकम पे या नॉर्मल इनकम पे? नॉर्मल इनकम पर। ये तो मैंने ऊपर बताया आपको, नॉर्मल इनकम पर यू हैव चॉइस कि आप पुरानी वाली स्लैब लें या नई वाली स्लैब लें। और अभी बजट में फिर कुछ चेंजेस आए थे, तो वो बजट अगर देखोगे तो एग्जाम कैसे पास करोगे, है ना? तो हम असेसमेंट ईयर 23-24 कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, 24-25 थोड़ी कर रहे हैं। 115 BAC में एक तो आपको स्लैब याद कर लेना पड़ेगा। स्लैब याद करने के बाद दूसरी चीज आपको जो रटनी है वो रटना है, ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। कुछ सैलरी चैप्टर से कनेक्टेड है, कुछ हाउस प्रॉपर्टी से, कुछ PGBP से, है ना, कुछ एग्जम्पशन से, कुछ क्लबिंग से, ये आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है, आप इसे हर साल ले सकते हो या एक बार ले लिया तो जय श्री राम। क्या है इसका उत्तर? अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो तो आप एवरी ईयर अपने रिटर्न में तौल सकते हो कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको चुनना पड़ेगा, एक बार ही चुनना पड़ेगा। ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज from 21-22 onwards, but it should be exercised on or before the due date of filing of return for the relevant assessment year. Such option once exercised shall applicable to the subsequent assessment year. तो यहां पर थोड़ा ध्यान से चुनना पड़ता है। PGBP वाले जनरली इसे नहीं चुनते क्योंकि फिर वापस बैक नहीं हो सकते, फायदा नहीं है। अदर SSC जो है वो तो हर साल तौल सकते हैं इसे, तो वो चुनते रहते हैं, इधर इस बार ये लेना है, अगली बार नहीं लेना है, पॉसिबल है। ये रहा वो क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा दावा कर रहा था, है ना, ये है वो क्वेश्चन।
ये आपको जरूर करना है। आप जरा शुरुआत देखिए, कितना साधारण प्रश्न, कितना साधारण प्रश्न, लेकिन इसकी शुरुआत को छोड़ें और आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, तो अंत में कोई भी ऐसा कंसेप्ट मैंने नहीं इसमें छोड़ा है जो होना चाहिए था और मैंने ना कराया। सब कुछ कवर किया है, तो कोई कंसेप्ट इसमें मैंने छोड़ा नहीं, सब कुछ कवर किया। और डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मैं समझता हूं इतना डिफिकल्ट एग्जाम के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप अपने आप को श्योर कर दोगे ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद कि बस 115 बीएससी का भी ऑप्शन यहां दिया होगा कि जी हमने कर लिया, टैक्स रेट अब कुछ नहीं कर सकता हमारा, बिगाड़ नहीं सकता। डन। अब आइए डिडक्शन। देखो डिडक्शन जो है वो तो आपने अच्छे से तैयार किया होगा, मैं समझ सकता हूं। डिडक्शन जो है चैप्टर वो आपने बढ़िया तैयार किया होगा। मेरे इस नोट्स से आपके रिवीजन में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो नोट्स मैंने आपको अभी दिखा रहा हूं, जो तैयार करके मैंने तैयार किया है टैक्स कैम्प के लिए, ये बहुत आपको हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं डिडक्शंस के, इसको जरूर लर्न करना है। टैक्स रेट में हमने बहुत सारे सेक्शंस तो नहीं देखे, तो टैक्स रेट में आप कौन सा सेक्शन लर्न करोगे? ब्लैक मनी, लॉटरी इनकम, एलटीसीजी, एसटीसीजी, ये लर्न कर लोगे, काफी है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट में तो कोई सेक्शन हमने यूज किया नहीं, 245 यूज किया, वो भी चलेगा, नहीं याद करोगे तो। डिडक्शन में कुछ सेक्शंस लर्न करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डिडक्शन के बगैर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपके एग्जाम का। भाई पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे आप सैलरी उठा लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी उठा लीजिए, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, आईएफओएस, डिडक्शन तो साथ में चिपकाते हैं ना भाई। डिडक्शन, सेट ऑफ, क्लबिंग, एग्जम्पशंस, ये चार तो सपोर्टिव है, और टैक्स रेट, ये 5 चैप्टर तो जो हम शुरू में पढ़ेंगे वो सपोर्टिव चैप्टर है। हर क्वेश्चन के साथ चिपकाएंगे। सेट ऑफ का एक पॉइंट डाल दिया, क्लबिंग का डाल दिया, टैक्स रेट डाल दिया, डिडक्शन डाल दिया। ओके, यहां पर मैंने आपको इस फोटो में दिखाया है कि डिडक्शन एक तो हेडवाइज होता है, सैलरी में 16 नंबर सेक्शन, हाउस प्रॉपर्टी में 24, पीजीबीपी में 30 to 37, कैपिटल गेन में 48, 49, 44 की सीरीज पूरी, और अदर सोर्सेज में 57। ये तो चैप्टर वाइज डिडक्शन है, हेड वाइज डिडक्शन। और जब जीटीआई में से हम ओवरऑल डिडक्शन देते हैं तो वो चैप्टर 6A का डिडक्शन कहलाता है, 80C to 80U तक। ठीक है, एक तो 80C to 80U का डिडक्शन होता है जो ग्रॉस टोटल इनकम से हम देते हैं, और एक और डिडक्शन होता है 10AA का, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले को देते हैं, वो 10AA, वो भी हम जीटीआई से ही देते हैं, वो भी हम जीटीआई से ही देते हैं डिडक्शन। चलिए अब आते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये सेक्शन आपको लर्न होना चाहिए। 80U आपको लर्न होना चाहिए। आसान है, 80U में क्या रखा है, आसान है ना। बस इसमें सर एक चीज बता दीजिए। हाँ बोलो सर, डिसेबल सिर्फ लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा 40%, 80%? देखो बेटा, सिर्फ डिसेबल लिखा है तो सिर्फ डिसेबल मानो 40% वाला रेंज, और वहां पर 75,000 रुपए का डिडक्शन। सीवियर डिसेबल लिखा है या डिसेबिलिटी का प्रतिशत दिया है, तब 1,25,000 पे जाएंगे। आओ अगला वाला, डबल डी। डबल डी में कैसे याद कराता हूं? डिसेबल डिपेंडेंट, डिसेबल डिपेंडेंट। डबल डी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि डबल डी में आप गलती नहीं कर सकते, और एग्जाम में डबल डी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज प्लीज इसको बहुत संभाल के कीजिएगा, इसको गलती का कोई गुंजाइश इसमें नहीं होना चाहिए। एसएससी मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, तो आप भी 2 हिस्सों में इसको पढ़िए। मान लीजिए इंडिविजुअल एसएससी है, तो जिसको डिडक्शन मिल रहा है उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी चलेगा, बट रेजिडेंट होना जरूरी है। फिर उसका कोई रिलेटिव उस पर डिपेंडेंट हो। ध्यान रखिए, जो डिपेंडेंट है, जो डिसेबल है, वो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कुछ भी हो सकता है। हाँ, और रिलेटिव में क्लोज रिलेशन है, यानी स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पिताजी है, माताजी है, भाई और बहन है। ठीक है।
एचयूएफ में कोई भी फैमिली मेंबर डिसेबल हो और उस पर डिपेंडेंट हो। यहां पर ध्यान रखिएगा फिर से कि एचयूएफ जो डिडक्शन ले रहा है उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। अमाउंट कितना मिलता है सर? 75,000 या 1,25,000, निर्भर करेगा डिसेबिलिटी के प्रतिशत पर कि कितना परसेंट डिसेबल है। अब इधर आइए, डिडक्शन अगर आपको चाहिए डबल डी का, तो सिर्फ आपके रिलेटिव डिसेबल हो वो पर्याप्त नहीं है, आप पर डिपेंडेंट भी होने चाहिए। और डिपेंडेंसी के लिए आपको साबित करने के लिए आपको सरकार कहती है खर्चा करना पड़ेगा, या तो उसके इलाज में या उसके ट्रेनिंग में, यह खर्चा करना पड़ेगा। या आप चाहो तो कोई लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम ले लो जिसको सीबीडीटी अप्रूव्ड करे, जो उस डिसेबल बंदे के लिए आप स्कीम लेते हो। साथ में अगर आपने स्कीम ली है, मान लीजिए आपने खर्चा किया है, स्कीम नहीं ली है, तो डिडक्शन मिल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन आपने खर्चा नहीं किया, आपने स्कीम ली है, तो भी चलेगा ना। दो चीज कर सकते हो, या तो खर्चा कर दो या उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम ले लो। अगर आपने स्कीम ली है तो फिर एडिशनल कंडीशन अपने आप आ जाता। स्कीम आपने ली है तो यू आर सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर अगर पहले मर गया तो क्या होगा, या 60 साल या उससे अधिक का उम्र हो गया तो क्या होगा, उस स्कीम में पेमेंट एन्युटी या लमसम डिपेंडेंट को ही मिलना चाहिए। स्कीम में लिखा होना चाहिए कि सब्सक्राइबर अगर मर गया या सब्सक्राइबर 60 साल का हो गया तो उस स्कीम को मैच्योर कर दिया जाए और मैच्योरिटी पर उसको जो पैसे हैं वो डिसेबल को मिले। दूसरी शर्त है कि एसएससी यानी कि जिसको डिडक्शन चाहिए उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा, या तो डिसेबल को ही नॉमिनी बनाए या किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ट्रस्ट को नॉमिनी बनाए जो उस पैसे का उपयोग डिसेबल के लिए करे। और अंतिम चीज, डिसेबल अगर एसएससी से पहले मर जाता है तो जितना पैसा एसएससी ने उस स्कीम में डिपॉजिट किया है, वो टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट किया है वो विड्रॉल वाले ईयर में उसकी अदर सोर्सेस की इनकम मान ली जाए। टीटीए टीटीबी दोनों ही याद करने जैसा है, सेक्शंस दोनों याद करने जैसे हैं। तो अभी तक कोई ऐसा सेक्शन नहीं बोला जो याद नहीं करना। डिडक्शन तो रट लो भैया। टीटीए टीटीबी, टीटीए रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेजिडेंट और एचयूएफ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सबके लिए है। लेकिन टीटीबी रेजिडेंट 60 और मोर के लिए है बस। दोनों में फर्क क्या है? टीटीए में सिर्फ सेविंग अकाउंट के ऊपर ब्याज का डिडक्शन है, जबकि यहां पर हम किसी भी प्रकार के सेविंग है, एफडी है, रेकरिंग है, सबके डिडक्शन है। लिमिट यहां दी हुई है, आप इसको इसके आगे तो कर ही सकते हो। जीजीबी, जीजीसी, जीजीबी कंपनी अगर डोनेशन दे पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, जीजीसी अगर कोई और डोनेशन दे इलेक्टोरल ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को। डोनेशन कैश में नहीं होना चाहिए, डोनेशन कैश में नहीं होना चाहिए, और डोनेशन दीजिए और डिडक्शन ले जाइए। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आप डोनेशन देते हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो डिडक्शन तो आप ले रहे हो जीटीआई से, पीजीबीपी में उसे डेबिट नहीं कर सकते। अगर आप व्यापारी हो और आप पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हो तो पीजीबीपी में उसे खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। 80 जीजीबी या जीजीसी में ही डिडक्शन पॉसिबल है। डीडीबी क्या कहता है? डबल डेंजर बीमारी। क्या नाम रखा था मैंने? डबल डेंजर बीमारी, डीडीबी, डबल डेंजर बीमारी। यहां पर क्या है? कुछ डिजीज स्पेसिफाइड किए हुए। सर क्या हमें एग्जाम में ये डिजीज याद करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में रहेगा स्पेसिफाइड डिजीज। यहां फिर से याद रखिएगा कि ये सिर्फ रेजिडेंट को मिलता है। इंडिविजुअल एचयूएफ दो अलग अलग केस में समझिएगा, रेजिडेंट को मिलता है। इस बार या तो ये खुद बीमार हो या इसका कोई रिलेटिव बीमार हो। रिलेटिव की वही परिभाषा जो डबल डी में देखा था, तो उसके इलाज पर उसने खर्च किया, या अपने इलाज पर या उसके इलाज पर खर्च किया। डिडक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वांटम ऑफ डिडक्शन कैलकुलेट करना थोड़ा यहां कठिन हो जाता है। वो क्या है? क्वांटम ऑफ डिडक्शन में क्या देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है उसका क्या स्टेटस है। पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 1 लाख, और पेशेंट अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो लिमिट 40,000। यानी पहली बात ध्यान रखनी है, जिसको डिडक्शन चाहिए उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। पेशेंट रेजिडेंट हो या जरूरी नहीं है। अगर मैं बीमार हूं और मैं ही डिडक्शन ले रहा हूं तो फिर तो मुझे रेजिडेंट होना ही पड़ेगा ना, पेशेंट ही मैं हूं। लेकिन पेशेंट अगर कोई और है तो वो रेजिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चलेगा। अगर वो पेशेंट सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को रेजिडेंट बनना पड़ता है 60 और मोर, तो 1 लाख की लिमिट, नहीं तो 40,000 की लिमिट। लिमिट कैसे लगानी है? आप जो खर्चा करेंगे और जो लिमिट है,
पहले वो लगाकर लोअर ले लीजिए, और उस लोअर में अगर कोई अमाउंट रिम्बर्स हुआ है तो उसे माइनस कर दीजिए, यानी रिम्बर्समेंट बाद में माइनस करना है, जो कि बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन यही करना है, एग्जाम में पास होना है। तो याद है आपको, जब पीजीबीपी आप पढ़ते हो तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देने पर आपको 100% का डिडक्शन मिलता है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देने पर आपको 100% का डिडक्शन मिलता है। साथ ही नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट और अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड में भी डोनेशन देने पर आपको 100% का डिडक्शन मिलता है। रिसर्च को देते हो सेक्शन 35 में मिलता है, और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड में देते हो तो सेक्शन 35 सीसीए में मिलता है। यही पीजीबीपी वाले अगर आप नहीं हो, आप दूसरे व्यक्ति हो और आप इस तरह का डोनेशन देना चाहते हो, तो आपको जीजीए में जीटीआई से 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन हो गया महंगा, लेना पड़ेगा लोन, लोन से डरते नहीं, ब्याज से डरते हैं, तो जिससे डरते हैं सरकार उसकी डिडक्शन आपको दे देती है। ऐसे पढ़ा था आपने। टीई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन हो गया महंगा, लेना पड़ेगा लोन, साहब हम लोन से नहीं डरते, डरते ब्याज से हैं। लोन तो हम जितना लेंगे उतना चुकाएंगे, साथ में ब्याज कम बखत, तो जो ब्याज आप चुकाएंगे उसका डिडक्शन है टी में। ऐसे याद रखिएगा। यहां पर रिलेटिव देख लीजिएगा, हायर एजुकेशन के लिए है 8 साल मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है। कोई खास इसमें ऐसी चीज नहीं है कि जो अभी हम डिस्कस करें, वो आपने पढ़ रखा है, चलेगा। 80D, 80D में अक्सर स्टूडेंट, मैंने इसके सेपरेट वीडियो भी डाल रखे हैं, अक्सर स्टूडेंट 80D में कैलकुलेशन में फंस जाता है, तो उसका क्या उपाय है ना? किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचएफ को, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के लिए, है ना, एचएफ अपने फैमिली मेंबर के लिए, इंडिविजुअल अपने लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और फादर मदर के लिए। यहां पर स्पाउस और फादर मदर में मैंने लिखा हुआ है मे बी डिपेंडेंट और नॉट। क्या क्या करना कर सकते हैं आप? हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम ले सकते हैं, मेडिकल खर्चे कर सकते हैं। इन सब के आगे लिखा हुआ है मोड, जैसे इंश्योरेंस आपको कैश में नहीं लेना है, बैंक मोड में लेना है ना। सीजीएचएस में आपका कंट्रीब्यूशन चला जाएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश और बैंक दोनों चलेगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर अदर देन कैश चलेगा। किसके लिए ले सकते हैं? यहाँ पे देखिए, एच मतलब हिमसेल्फ, एस मतलब स्पाउस, डीसी मतलब डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एफ पिताजी, एम माताजी। यहाँ पे देखिए पिताजी माताजी काटा हुआ है, और लास्ट में लिखा हुआ है कि सीनियर सिटीजन का होना जरूरी है इस खर्चे के लिए। जो खर्चा जिसके ऊपर खर्च कर रहे हैं उनका सीनियर सिटीजन होना जरूरी है, और उनके नाम कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ना हो, यह भी जरूरी है। दोस्त, इंश्योरेंस की पॉलिसी ना हो यह जरूरी है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया हो तो चलेगा, इंश्योरेंस की पॉलिसी ना हो। एचएफ में सिंपल है क्योंकि सीजीएचएस हट जाता है, उसमें प्रिवेंटिव आ गया, मेडिकल आ गया और हेल्थ इंश्योरेंस आ गया। यहां देखिए जहां पर आप असली जगह फंसते हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करिएगा, मैंने आपको बता रखा है, मुझसे पढ़ा है तो बता रखा होगा, दूसरे टीचर से आपने पढ़ाई की, उन्होंने भी आपको कोई ना कोई ट्रिक दिया होगा, आप उसका ही उपयोग करके चले, मेरे साथ ना चले ऐसे कि मैंने बता दिया तो लास्ट मोमेंट में आप क्यों उलझोगे। जो भी टेक्निक आपने पढ़ी है, मैंने जो पढ़ाया है वो मैं बता देता हूं। मैंने बताया था कि आप ना 2 डब्बे बना लो, ऐसे बताया था दोस्तों, 2 डब्बे बना लो, ग्रुप ए का डब्बा और ग्रुप बी का डब्बा, और जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम को डब्बे के अंदर मत रखो, डब्बे के बाहर रखो, और डब्बे में भर दो। जैसे मान लो मैंने खुद के लिए लिया तो यहां भरूंगा, स्पाउस के लिए लिया यहां भरूंगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन यहां भरूंगा, पिताजी माताजी यहां भरूंगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जिनके लिए भी लिया है उस डब्बे के बाहर छोड़ दो। उसके बाद चेक करो कि डब्बे में कितना वैक्यूम बचा है, कितनी लिमिट है डब्बे की। डब्बे का देखो, किसी भी ग्रुप का कोई भी एक व्यक्ति अगर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 50,000 हो जाती है, अदरवाइज लिमिट 25,000 है। तो पहले डब्बे की लिमिट देख लो, लिमिट में जितना बैलेंस बचा हुआ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसको यूज कर लो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दोनों डब्बों में मिलाकर 5,000 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते, और दोनों डब्बों का लोअर लिमिट लेने के बाद फिर इस लिमिट को ऐड करोगे तब फाइनल डिडक्शन आएगा। महत्वपूर्ण बात इसमें एक चीज है जो मैं बता देता हूं, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने एक साथ 3 साल का मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, जैसे मैंने इस बार क्या किया कि एक साथ 3 साल का इंश्योरेंस ले लिया, मेडिकल इंश्योरेंस। तो मान लीजिए मैंने 45,000 रुपए पे कर दिया,
45,000 पे कर दिया तो मुझे डिस्काउंट मिल गया इसलिए मैंने कर दिया, और 45,000 पे कर दिया तो उसमें क्या होगा कि 3 साल के लिए चूंकि ये है तो हर साल के लिए डिवाइड करके इस साल का सिर्फ 15,000 डिडक्शन में लूंगा। ऐसा नहीं है पूरे 45,000 इस साल ले लूं, 15,000 का डिडक्शन लूंगा, अगले साल फिर 15, अगले साल फिर 15। डबल ई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि लोन आपको इस वर्ष में सैंक्शन करवाना पड़ेगा तभी डबल ई मिलेगा, तो ये एक पर्टिकुलर कुछ केसेस में ही पॉसिबल हो पाता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के जाइएगा, इसको कर लीजिएगा, एक बार करके चलेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये जो नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कोशिश किया है मैंने, डायग्राम वाइज जो की स्ट्रोक है सिर्फ वो यूज किया है और जल्दी क्विक रिवीजन में काम आ जाएगा। ईईए इसमें भी देखिए आपका हाउसिंग लोन के ऊपर है और यहां भी लोन आपको इस टाइम पीरियड के बीच में लेना पड़ेगा, इस टाइम पीरियड के बीच में। ईईए में देखिए, ईईए में क्या क्या चीजें हैं, जैसे एसडीबी रेजिडेंशियल हाउस के 45 लाख तक होना चाहिए, एसएससी के पास कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस सैंक्शन वाले दिन नहीं होना चाहिए, लिमिट यहां पर दी गई है। यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे आपको हाउस प्रॉपर्टी के ब्याज का डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है, चाहे हम डबल ई ले लें या दोनों, मैं एक साथ बता देता हूं, डबल ई ले लो, ईईए ले लो, दोनों ही केस में हाउसिंग लोन के ब्याज का डिडक्शन है। अब हाउसिंग लोन के ब्याज का डिडक्शन आप यहां क्यों लोगे, पहले ये दिमाग में लगाना। सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तभी लोगे यहां, क्योंकि अगर लेट आउट मकान में आपने लोन ले रखा है तो वो सारा ब्याज अनलिमिटेड अमाउंट आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से माइनस कर सकते हो, लॉस आएगा तो आएगा, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, यहां क्यों लेना? तो कोई लिमिट तो होती नहीं वहां, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो लिमिट आ जाती है। तो लिमिट में पहले तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन लेना चाहिए, 2 लाख की लिमिट है, ले लीजिए, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो आप यहां ले सकते हो, ठीक है। चलिए, ईईबी, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल इस पीरियड में लिया है, इसे आप इंपॉर्टेंट मानकर चलना। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने लोन लिया है इस पीरियड में, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप कमर्शियल यूज करो, नॉन कमर्शियल, पर्सनल, बिजनेस, चलेगा, सिर्फ एक, तो आपको डिडक्शन एक्चुअल ब्याज और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर का मिल जाएगा। एसएससी शुड नॉट ओन एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल एज ऑन द डेट ऑफ लोन सैंक्शन, और इस ब्याज का आपको दूसरी जगह डिडक्शन फिर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने व्यापार के लिए लिया है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसका जो लोन का ब्याज है वो तो पी&एल में आप डेबिट करोगे, तो फिर यहां मत लो, लेकिन आपने पर्सनल लिया है तो पी&एल में डेबिट नहीं होगा तो यहां ले लो। इस तरीके से डिस्कशन है जी, अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं उसमें मैं क्या करता हूं कि बेटा 80G में ना लिस्ट है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, ये देखिए लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, ऐसे मैंने 4 लिस्ट बना रखे हैं, 4 लिस्ट मैंने बता रखे हैं कि ये लिस्ट अलग अलग कर लो। ए लिस्ट में जो भी आप डिडक्शन डोनेशन देते हो 100% विदाउट एनी लिमिट, बी लिस्ट में जो भी आप डोनेशन देते हो विदाउट एनी लिमिट 50%। सर विदाउट एनी लिमिट और 50% दोनों बोल रहे हो, डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना दोगे एक्सेप्टेड है, बट उसका 50% डिडक्शन है। ए में जितना दोगे एक्सेप्टेड है उसका 100% डिडक्शन है। सी और डी में अग्रीगेट मिलाकर ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% तक ही डोनेशन एक्सेप्टेबल हुआ, और सी में 100% के रेट से डिडक्शन है और डी में 50% के रेट से डिडक्शन है। ये आपने जैसे भी अपने तरीके से किया होगा, आप इससे रिवाइज करना चाहो आप कर सकते हो। जीएटीआई किसको कहते हैं? जीटीआई माइनस स्पेशल इनकम माइनस ऑल डिडक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। डबल जी हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, पीजीबीपी पढ़ रखा है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, सैलरी पढ़ रखा है, तो उसके बाद हम ये करने जा रहे हैं तो ये फटाफट हो जाएगा 2 मिनट में। कैसे हो जाएगा साहब? भाई 80 डबल जी में इंडिविजुअल होना चाहिए डिडक्शन के लिए, उसको एचआरए ना मिल रहा हो, जिस शहर में वो रेंटेड प्रॉपर्टी जो किराया वो दे रहा है उस शहर में उसका अपना, उसके स्पाउस या माइनर या एचयूएफ का कोई मकान ना हो, किसी और शहर में अगर मकान रेजिडेंशियल है भी उसका तो उसको किराए पर उसने दे रखा हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड ना हो, और जो रेंट वो पे कर रहा है जिसका वो डिडक्शन लेगा 80 डबल जी में, मकान मालिक से
उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10 BA में आता है और उस फॉर्म में आपको सर्टिफाई लेना पड़ेगा सर्टिफिकेशन कि हम रेंट पे कर रहे हैं। डिडक्शन कितना मिलेगा? 5,000 पर मंथ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम और 25% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब GTI माइनस स्पेशल इनकम माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80GG। बच्चे अक्सर यहां पर एकदम से अचानक से अंदर से आत्मा से निकालते हैं एक क्वेश्चन, इधर सर ये GTI ना 2 जगह आपने पढ़ा दिया तो 80, आप ऐसे नहीं बोलते होंगे लेकिन हमने तो पूछा भी नहीं, आप एम ही बोले जा रहे हो। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे तो 2 जगह पढ़ा दिया, एक जगह ना 80G दोनों में पढ़ा दिया और यहां पढ़ाते समय आपने बोला GTI माइनस स्पेशल इनकम माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। यहां पढ़ाते समय बोला GTI माइनस स्पेशल इनकम माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। सर दोनों आ जाएगा तो क्या करेंगे? दोनों नहीं आएगा पहली बात। सर आप गारंटी लेते हो? नहीं। तो फिर सर दोनों आ गए तो क्या करेंगे? अगर दोनों आ गया तो बेटा पहले 80G दे देना फिर 80GG दे देना, बस। लिंक नहीं होगा बेटा आपस में, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर कैसी बात कर रहे हो सर? मतलब जैसे 80G के समय GG माइनस करूंगा तो GG के समय G माइनस करूंगा। अरे नहीं बाबा, होगा क्या अगर दोनों एक साथ आ गया ना तो लिस्ट C और D लिस्ट में ही तो लिमिट लगते हैं। 4 लिस्ट बताया था ना डोनेशन का, तो C और D में ही तो लिमिट लगता है। तो बेटा C और D के डोनेशन ही नहीं होंगे क्वेश्चन में, और अगर होगा तो इतना कम होगा कि लिमिट की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो विदाउट एनी एप्लीकेबिलिटी ऑफ GATI कंसेप्ट अंडर 80G आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली। फिर 80GG निकालते समय फिर 80G का डिडक्शन भी माइनस कर देना। मान लो सर कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो भैया फिर छोड़ देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा, फॉर्मूले से सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मत करना। ऐसे बोलते हैं आप सर एग्जाम में हम नहीं करेंगे, हम छोड़ के आ जाएंगे, आप ये समझा रहे हो हमें, ये सिखा रहे हो, तो कर लेना फिर सारे क्वेश्चन छोड़ के ऐसे ही कर लेना। किसी बात पे तो राजी हो जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट होता है अगर इस पर क्वेश्चन आ गया। हालांकि हमने बहुत कम देखा है इसके ऊपर क्वेश्चन 10 इयर्स में। MCQ वगैरह में आ जाए तो बच जाओगे, लेकिन अगर आ गया तो मैंने क्या किया है, ये बहुत उलझा हुआ कंसेप्ट था, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैंने प्रयास किया है कि इस बड़े और उलझे हुए कंसेप्ट को सिर्फ यहां तक समराइज कर दूं इतने चार्ट में। तो देखो बेटा, चार्ट तो वही बच्चा कवर कर सकता है जो ने मुझसे पढ़ाई की। अब आपने मुझसे नहीं पढ़ाई की तो इस चार्ट में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट पेशेंस रखोगे, एक बार दिक्कत आएगी। अगर आपने इस चार्ट पर कमांड कर लिया तो इजी क्विक रिवीजन में काम आएगा। एग्जाम से पहले एक दिन अगर हमें DT रटना है, IDT भी है सर, CMA के नए सिलेबस में IDT DT दोनों है, और CA वालों को तो है ही DT IDT, तो कैसे करेंगे सर? तो इसीलिए तो मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये क्विक रिवीजन हो जाएगा, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। किसको मिलता है? ऑल SSC रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई भी चलेगा जिनको इस सेक्शन में टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, उसको डिडक्शन। ठीक है, टैक्स ऑडिट किनको रिक्वायर होता है? या तो उसकी लिमिट क्रॉस कर जाए या प्रेजेंटिव को वो छोड़कर लोअर क्लेम करना चाहे। एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट का 30% आपको 3 साल तक उतना इक्वल मिलता रहता है। अब एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है? सैलरी पेड या पेबल टू न्यू इंप्लॉय जो RPF में पार्टिसिपेट करते हैं, करेक्ट? अच्छा, सैलरी whether such salary is allowable or not in computing PGBP of SSC, ये भी बड़ा जरूरी है। हो सकता है सैलरी आपने कैश तो खैर इसमें नहीं चलेगा, आपने सैलरी दिया और वो अलाउड नहीं हुआ किसी वजह से, किसी रीजन से PGBP में डिसअलाउड हो गया, आपको टेंशन नहीं लेना, इसका डिडक्शन आपको मिलता है। ये एडिशनल कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है। न्यू एम्प्लॉय का क्या मतलब है? मान लीजिए शुरुआत में 10 था, 3 आपने और बुलाए, 1 आपने हटा दिए, तो अंत में कितना बचा और शुरुआत में कितना था, इसका डिफरेंस ही न्यू कहलाएगा। सैलरी डज नॉट एक्सीड ₹25,000 पर मंथ, तभी इंप्लॉय को यहां पर शामिल करना। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट ना करता हो, जैसे डिसेबल एम्प्लॉय के केस में करते हैं। पेमेंट आपको बैंक मोड में ही देना पड़ेगा, कैश चलता नहीं।
और एम्प्लॉय मस्ट बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 240 डेज या 150 दिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इनके। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है जो यहां पर एडिशनल कंडीशन है, ये वाला हिस्सा। जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉय 240 दिन पूरा नहीं करते, मान लीजिए आपने नए एम्प्लॉय रिक्रूट करे लेकिन वो नया एम्प्लॉय 240 दिन नहीं कंप्लीट कर पाया, तो अब क्या करें, 200 दिन कंप्लीट कर पाए, तो आप उसे इस वर्ष में नए एम्प्लॉय की श्रेणी में मत रखो, लेकिन अगले वर्ष आप उसे नए एम्प्लॉय की श्रेणी में रखोगे। ये लॉ मेकर ने इसमें अमेंडमेंट करके डाल दिया, तो ये बहुत ध्यान रखने जैसा है। उसके बाद एडिशनल कंडीशन, बिजनेस स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए, बिजनेस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी और का बिजनेस को टेक ओवर कर लिया और आप कह रहे हो आपके लिए नया एम्प्लॉय है तो वो नहीं चलेगा, और सीए का रिपोर्ट यहां पर जरूरी है। फाइनल में इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, सीए और सीएमए फाइनल में, इसीलिए मैंने इससे कहा कि ये उलझा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम देखने को मिला है मुझे 10 ईयर्स में, एक बार देख के जाओगे तो चल जाएगा, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। क्यों भी तो इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑथर ऑफ स्पेसिफाइड बुक, मैंने क्या बोला था नाम, साहित्य कला और विज्ञान, साहित्य कला और विज्ञान, है ना। रॉयल्टी जो एलिजिबल है और मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लोअर। एलिजिबल रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी माइनस खर्चा काट के, एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब अगर आउटसाइड इंडिया से आ रहा है तो 6 महीने के अंदर, ईयर एंड के 6 महीने के अंदर अंदर जितना ला पाए वही एलिजिबल होगा, और अगर परसेंटेज बेस्ड रॉयल्टी है तो 15% तक ही एलिजिबल मानते हैं। इसकी कैलकुलेशन आपने की होगी। आरआरबी रेजिडेंट इंडिविजुअल को अलाउड है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को अलाउड है। पेटेंट अपने नाम कराना पड़ेगा, आपका पेटेंट होना चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए, जितना भी रॉयल्टी आपको मिलेगा। सर यहाँ रॉयल्टी मिलता है क्या? अरे रॉयल्टी तो दोनों केस में कहते हैं, इसको हम पेटेंट बोलेंगे और उसको कॉपीराइट बोलेंगे, बट बोथ केस में आप रॉयल्टी बोल सकते हो। अगर इसको हम रॉ देखें तो ये क्या बना, पेटेंट फी, और ऊपर वाला जो लेखक को मिल रहा है वो क्या बना, कॉपीराइट फी, लेकिन दोनों को आप रॉयल्टी बोलते हो। रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर। यहां पर आउटसाइड इंडिया से अगर आप अर्न कर रहे हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर लेकर आएंगे, उतना ही एलिजिबल होगा। 15% वाली बात जो लेखक के लिए था वो इन्वेंटर के लिए नहीं है। 10AA सर खत्म हो गया। हाँ, आपके इंटरमीडिएट लेवल तक के लिए बस इतना ही काफी है। देखिए ऐसा है, कभी कभी 80I की सीरीज से भी क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ जाता है, बट उस एक नंबर को कवर करने के लिए आपको बहुत मैसिव तैयारी पे घुसना पड़ेगा, एंटर होना पड़ेगा। तो वो जो आप उसमें अगर एंटर एक बार हो गए और वो उलझ गए तो फिर गड़बड़ होगा। उससे अच्छा है कि 1-2 नंबर उसमें इग्नोर किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में भी आपके पास ऑप्शन आते हैं, चॉइस आते हैं, तो उसमें आप 1-2 मिस कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं 80I की सीरीज। अगर आपको लगता है कि सर ये भी करना चाहिए था, तो अभी नहीं करना चाहिए था, उसको आप स्ट्रेटेजी वाइज पार्ट में हटा सकते हो, थोड़ा सा बर्डन कम होगा। देखो ना, आप DT IDT दोनों लिखने वाले ने तो लिख दिया है, जो करना चाह रहा है, जिसको करना पड़ता है उससे पूछो भाई। आप लोगों को पता है ना आपके दिल का हाल, लिखने वाले ने सिलेबस लिख दिया, जो जिन्होंने लिखा है उनको बैठाइए एग्जाम में, कहिए तैयारी आप भी करके दिखाइए जरा हमारे साथ, फिर देखते हैं क्या क्या याद करके जाते हैं आप एग्जाम में। सही बात है ना। 10AA एक बार ही देख जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नहीं बोलूंगा इसे, बस एक बार ही देख जाना। PGBP क्या है इसमें? अगर आपकी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो और आप ये जो सप्लाई कर रहे हो अपने गुड्स का या सर्विस का आउटसाइड इंडिया कर रहे हो और वहां से फॉरेन करेंसी में अर्न कर रहे हो, तो 10AA आपको डिडक्शन मिलता है इफ यू आर लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी आप एक्सपोर्ट से अर्न करोगे, पहले 5 साल तक 100%, अगले 5 साल तक 50%, अगले 5 साल तक 50%, लेकिन लास्ट का जो 5 साल है उसमें 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जितना आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में ट्रांसफर करोगे विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। सर ये ऊपर से जा रहा है तो जाने दो ना, आपने तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने तरीके से, जस्ट रिवाइज कर लेना इसको एक बार। देखा नहीं मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया, तभी तो हम टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर हमने स्लो कर दिया ना, कवर तो सब किया, इंपॉर्टेंट को थोड़ा स्लो कर दिया। ठीक है, यहां फॉर्मूला दिया हुआ है एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने का, आप अगर चाहो तो इस फॉर्मूले को भी समझ सकते हो, इजी है। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस
डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब जो 6 महीने के अंदर ला पाए ईयर एंड से, वही एक्सपोर्ट टर्नओवर है। यहां दिया हुआ है मैंने कि मान लीजिए आपने रिजर्व यहां बनाया तो 3 साल तक इस रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे न्यू मशीन खरीदने में। अगर नहीं कर पाए तो अनयूटिलाइज अमाउंट पीजीपी माना जाएगा। आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, बता तो दिया, इग्नोर करना है। लीजिए सबसे ज्यादा पॉपुलर घर घर हर घर क्या, एटीसी। आप अच्छी तरह जानते हो एटीसी। एटीसी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, मैंने उसको एक कोड में डाल रखा है DHL रेस्ट, याद करने के लिए। डी में डिपॉजिट इतने जगहों पर है, एच में, एल में और फिर रेस्ट। तो ये सब आपने पढ़ा है अपने तरीके से या मेरे तरीके से पढ़ा है, तो मेरे तरीके से तो आपने याद कर ही रखा होगा। ये एज इट इज ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा। लिमिट 1.5 लाख की आपको मालूम ही है होना चाहिए, इसमें कोई नई चीज है नहीं, कोई यूनिक, कोई खास, कोई स्पेशल नहीं है। हाँ ये स्पेशल है कि सर ट्रिपल सी, भाई ट्रिपल सी में मैंने आपसे कहा है कि स्टूडेंट इसको अवॉइड करे एग्जाम में, ट्रिपल सी अवॉइड करे, क्योंकि ट्रिपल सी अगर ले लिया तो DHL रेस्ट का जो आर है ना, वहां पर भी ये चीज है, ओवरलैपिंग है। इसी वजह से 80 CCE में लिखा हुआ है कि आप इन सबको मिलाकर 1.5 के ऊपर नहीं जा सकते। तो एग्जाम में अगर पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूट करता है तो यू हैव चॉइस, आप ट्रिपल सी में जा सकते हो या 80C में जा सकते हो। तो कहां जाए सर हम, सी में जाओगे और कहां जाओगे, ट्रिपल सी में नहीं जाए सर, ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा नहीं मिलेगा ना, यही तो पंगा है। तो जब ज्यादा नहीं मिले तो एक सेक्शन हम क्यों और लर्न करें, हम सी में यूज कर लेंगे उसे। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, नहीं है इंपॉर्टेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रीप्रोसेस करके, साइक्लिंग करके, कलेक्ट एंड प्रोसेसिंग करके अगर आपने उससे पावर जनरेट किया या बायोगैस प्रोड्यूस किया या पैलेट्स ब्रिकेट्स बनाया जो फ्यूल में, ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज होगा, तो इस बिजनेस का 100% 5 साल तक का डिडक्शन मिलता है, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। CCD आ जाता है तो सर डिस्टर्ब कर देता है, CCD एकदम ना कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा बहुत कंफ्यूज कर रहा है आपको, है? चलिए तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। CCD कौन ले रहा है, एम्प्लॉय जो NPS में कवर्ड है या कोई और इंडिविजुअल? एम्प्लॉय या कोई और इंडिविजुअल? सर हम क्या जाने क्वेश्चन में जो रहेगा। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं, पहले दिमाग को कमांड करो कि एम्प्लॉय अगर ये 80 CCD ले रहा है तो उसकी कैलकुलेशन अलग है, और कोई और व्यक्ति ले रहा है तो उसकी कैलकुलेशन अलग है। अच्छा जी, तो पहले एम्प्लॉय वाला बता दीजिए सर। तो सुन लीजिए एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉय में खुद का कंट्रीब्यूशन होगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, अग्री? यस सर। खुद के कंट्रीब्यूशन को मान लेते हैं एक अंदाजा लगाकर 2,40,000 खुद का कंट्रीब्यूशन है पूरे साल में एनपीएस में। 50,000 तो यूं ही ले लीजिए 80 CCD सबसेक्शन 1B में। 50 से ऊपर जो बच गया सर, 2,40,000 में 50 घटाएंगे तो 190 बचेगा। 190 यहां लिखिए, सैलरी का 10% यहां कैलकुलेट कीजिए और 80C पहले निकालिएगा। अगर 80C में 1.5 लाख की लिमिट नहीं खपत हो पाई तो जो बचा हुआ लिमिट है उसको यहां लिखना है और इनमें लोअर को आपको डिडक्शन में मिलेगा। ये प्लस 50,000 तो पहले ही ले चुके हैं आप, ये डिडक्शन मिलेगा। आपके खुद के कंट्रीब्यूशन में 50,000 तो मिलेगा ही, उसके अलावा जितना बच गया, जैसे आपका कंट्रीब्यूशन मान लीजिए 90,000 है तो 50 तो आपको मिलेगा, बचा 40,000 10% ऑफ सैलरी और 1.5 लाख माइनस डिडक्शन 80C जो बचा है, इन तीनों का लोअर ही आपको ये डिडक्शन में मिलेगा और 50 तो फिक्स है, वो दोनों मिलके मिलेगा। साथ में ये तो हुआ आपका खुद का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में जो एक्चुअल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और सैलरी का 10% या 14% इस केस में 10% अदर के केस विच एवर इज लोअर का रिडक्शन मिलेगा। ये एम्प्लॉयर के नाम पर और ये आपके खुद के कंट्रीब्यूशन के नाम पर मिलाकर आपको 80 CCD का डिडक्शन मिलता है। ये हमने इसके क्वेश्चन भी किए हैं सैलरी चैप्टर के बाद, आपने भी करा होगा अपने अपने तरीके से। यहां छोटा सा एक हिंट दे रहा हूं, नोटिफाइड पेंशन फंड एनपीएस फंड
जो कि ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया जाता है, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट करता है और उससे रिटर्न पाता है, उसमें एनपीएस ट्रस्ट की इनकम एग्जम्प्ट होती है 1044 में। काम के लिए जरूरी नहीं है इस हिस्से को, आप इग्नोर भी कर सकते हो। और यहां पर एक इंसान हो सकता है जनरल पब्लिक भी इसमें कंट्रीब्यूट करे। तो जब जनरल पब्लिक कंट्रीब्यूट करता है तो सिर्फ उसका ओन कंट्रीब्यूशन होता है, वहां एम्प्लॉयर तो होते नहीं है। तो ओन कंट्रीब्यूशन में 50,000 तो ले ही जाएगा डिडक्शन, जो बच जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय तो हूं नहीं, मैंने एनपीएस खुलवा दिया बैंक में, 2 लाख पूरे साल में कंट्रीब्यूशन दिया, 50,000 तो मिल ही गया, बचा 1.5 लाख। उस 1.5 लाख को यहां लिखिए, मेरे जीटीआई का 20% लिखिए, और 1.5 लाख माइनस 80C जो मैं ले चुका हूं वो लिखिए। तीनों में जो लोअर है उसका डिडक्शन प्लस 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, यहां पर मैंने एनपीएस के क्लोज होने पर क्या होता है बताया है, ये हम एग्जाम्पशन टॉपिक में रिवाइज करते समय करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में मैंने आपको टैक्स रेट, डिडक्शंस और बेसिक कंप्लीट करा दिया। लगभग 1-1.5 घंटे से कम जल्दी हो गया। ये आज का था डे 1 टैक्स कैम्प। सर आप कह रहे थे कि एक कुछ हमें सलाह भी देंगे, महत्वपूर्ण सलाह वीडियो के लास्ट में। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इस नोट्स को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तुरंत खुद से इस नोट्स को पढ़ेंगे, तुरंत, ज्यादा डिले मत कीजिएगा। 10-15 मिनट का गैप रेस्ट कीजिएगा और उसके बाद तुरंत हाथों हाथ इसको निपटा दीजिएगा। नोट्स को मोबाइल पे कर लीजिएगा, लैपटॉप पे कर लीजिएगा, जैसे ठीक लगे। प्रिंट आउट का कोई बेनिफिट नहीं होगा, कलर्ड है वैसे, और काला वाला सफेद सब इधर उधर आ जाएगा, है ना। और बीच में मार्क्स भी होंगे, मार्क का भी होगा, सी रंजीत कुंवर, कहीं कॉपी ना हो जाए, इसलिए प्रिंटेड का ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तो आप मोबाइल पे चला लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से पहले आप डेली इस 3 चैप्टर का 15 मिनट में रिवीजन कीजिएगा। ये एक आपको अपने ऊपर एहसान करना है, मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। आप भरोसा कीजिए, 15 मिनट की टेक्निक बहुत कारगर है। तो सेकंड वीडियो देखने से पहले, जब भी बना पाऊंगा मैं, 15 मिनट डेली आप ये तीनों चैप्टर 15 मिनट के अंदर रिवाइज कीजिएगा। सर 15 मिनट के अंदर कैसे होगा? अरे आप ट्राई तो करो, होगा। मेरी सारी बातें सुनी है तब। पहली बात मैंने कहा कि क्लास खत्म होने के बाद, वीडियो के बाद इमीडिएट इसको अच्छे से थॉरो स्टडी करो। उसके बाद मैंने वो 15 मिनट की बात कही है, मिक्स मत कर देना दोनों को। उम्मीद करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि 9 के 9 अगर आपका सहयोग रहा, और अगर मैंने रिस्पॉन्स देखा अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो रहते ही हैं। जनरल यूट्यूब पे कोशिश करूंगा कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बच्चों को फायदा हो रहा है उससे, अदरवाइज तो मेरा भी समय बेकार है। फायदा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? फायदा हो रहा है तो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी 9 डेज टैक्स कैम्प के पूरा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।